गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं हम। और लास्ट क्लास में हम केस नंबर 2 पढ़ रहे थे। हम ये पढ़ रहे हैं कि सर कोई कैपिटल गेन जिस साल कैपिटल एसेट्स ट्रांसफर हुआ है उस साल टैक्सेबल नहीं होगा, किसी और साल में टैक्सेबल होगा। उसमें पहला केस हमने पढ़ लिया था। यदि आपके पास कोई कैपिटल एसेट्स है जिसको आपने स्टॉक एंड ट्रेड में कन्वर्ट कर लिया है, तो जिस साल आपने कन्वर्ट किया है वो साल ट्रांसफर का ईयर मान लिया जाएगा और कैपिटल गेन कैलकुलेट कर लिया जाएगा। उस कैपिटल गेन पे टैक्स अभी नहीं लगेगा। टैक्स कब गवर्नमेंट कब कलेक्ट करेगी? जब आप स्टॉक इन ट्रेड सोल्ड कर देंगे। जब हमने कल कंप्लीट किया था, अगर आपने पार्ट स्टॉक बेचा है तो पार्ट कैपिटल गेन लगेगा, फुल स्टॉक बेचा है तो फुल कैपिटल गेन लग जाएगा। इसी पॉइंट में हम आगे बढ़ रहे हैं कि अगर कोई एसेट्स आपने कंपलसरी एक्वाजिशन कर लिया, गवर्नमेंट ने कोई आपकी एसेट थी आपके पास और कंपलसरी एक्विजिशन कर ली गवर्नमेंट ने, तो उस पर कैपिटल गेन किस तरह से आएगा उसकी हम बात पढ़ने जा रहे हैं। तो पहले मैं आपको थोड़ा समझा दूं इसके बारे में और फिर इसको लिखेंगे। अभी लिखना नहीं है, समझना है बच्चों। देखिए, जैसे मान लीजिए ये मेरा एक मकान था जो मैंने 2006-7 में बनवाया था। बड़े अरमानों से मकान मैंने बनाया था। ये बहुत अरमान थे मेरे इस मकान के अंदर और ये बना लिया। मेरी जो कॉस्ट आई थी उस समय जब ये मकान बनाया था, उस समय की जो कॉस्ट थी वो थी साहब 10 लाख रुपए की। ठीक है। अब हुआ क्या, गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट आया बेटा। गवर्नमेंट का हाईवे प्रोजेक्ट आया। बहुत बड़ा हाईवे निकल रहा है, पूरे इंडिया को कनेक्ट करेंगे इस हाईवे से हम। 10,000 करोड़ का प्रोजेक्ट। और इस प्रोजेक्ट के अंदर मेरा मकान बीच में आ गया। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि साहब ये मकान हटा लो, सामान निकाल लो। मैंने कहा नहीं निकालूंगा मैं तो। आप एक काम कीजिए, इस प्रोजेक्ट को आप कुछ इस तरह से ले जाइए। क्या गवर्नमेंट मेरी बात मानेगी? नहीं सर। गवर्नमेंट कहेगी बॉस हम आपको पूछ नहीं रहे, हम आपको बता रहे हैं कि मकान हटा लो, नहीं तो सामान के साथ आप भी पिस जाओगे। तो मैंने कहा ठीक है, सामान तो हटा लूंगा मैं, पर ये मेरा मकान टूट गया या आपने मेरी प्रॉपर्टी को कंपलसरी एक्वायर कर लिया, तो मुझे कुछ कंपनसेशन तो दो। ये जो हाईवे प्रोजेक्ट निकला था, ये निकला था 2017-18 में। फिर गवर्नमेंट ने बोला कि ठीक है, हम आपको, आपके मकान की 30 लाख की वैल्यू है आज की, हमको 30 लाख का कंपनसेशन पे कर देंगे। ये कंपनसेशन का जो पहला इंस्टॉलमेंट था, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, ये मुझे मिला था। इंस्टॉलमेंट है ये बेटा, इंस्टॉलमेंट। ये मुझे मिला 1/7/2018 को। और बाकी जो सेकंड इंस्टॉलमेंट है, और थर्ड इंस्टॉलमेंट और फोर्थ इंस्टॉलमेंट, है ना, मान लो 4 इंस्टॉलमेंट से पैसा मिलेगा, वो अलग अलग डेट को मिला। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में मुझे कंपनी गवर्नमेंट ने 10 लाख रुपए दिए, बाकी 10-10 लाख मुझे 3 अलग इंस्टॉलमेंट से मिला है। ठीक है। तो अब इनकम टैक्स क्या बोलता है कि जिस दिन आपका मकान कंपलसरी एक्वायर हुआ था वो दिन ट्रांसफर का दिन मान लिया जाएगा। बताओ डेट ऑफ ट्रांसफर क्या है? डेट ऑफ ट्रांसफर मेरे मकान की 17-18। डेट ऑफ एक्विजिशन क्या है मेरे मकान की? 6-7। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या है बच्चों? बताओ कितना पैसा? 30 लाख। समझ में आया बच्चों आपको कि गवर्नमेंट ने कितना दिया मुझे? 30 लाख। पर पूरा मिला नहीं है, सिर्फ 10-10 करके मिल रहा है। तो गवर्नमेंट कहती है, अगर गवर्नमेंट ने एक बार आपको वादा कर दिया है कि हम आपको 30 लाख देंगे, तो गवर्नमेंट अपना वादा पूरा करेगी। तो जैसे आपको पहला इंस्टॉलमेंट मिल गया, उसी दिन पूरा कैपिटल गेन टैक्सेबल हो जाएगा। बताओ कब मिला? 17-18 में। तो 17-18 ईयर में आपका कैपिटल गेन क्या होगा? टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है। तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना मानोगे उसका आप? 10 लाख, सॉरी 10 लाख नहीं, पूरा लगेगा ना, 30 लाख। 30 लाख ले लोगे आप। ट्रांसफर एक्सपेंस क्वेश्चन में है नहीं,
नेट कंसिडरेशन 30 लाख हो गया, और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बताओ बेटा कैसे निकालोगे आप। 10 लाख की कॉस्ट है मेरे मकान की, मल्टीप्लाई ऊपर इंडेक्स कौन सा आएगा, ट्रांसफर वाला इंडेक्स कौन सा है, 17-18 का इंडेक्स देख लो आप, और परचेज का इंडेक्स कौन सा है, 6-7 का परचेज का इंडेक्स आपका। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अमाउंट जो भी आएगी यहाँ लिखेंगे आप, ये क्या बन गया आपका, कैपिटल गेन आ गया। यहां तक तो बात समझ में आती है। पर मैंने बोला गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट जी ये 30 लाख बहुत कम है, सही नहीं है, मेरे मकान की कीमत तो कितनी है, 75 लाख है आज, आप मुझे बहुत कम दे रहे हैं, 30 लाख सही वैल्यू नहीं है, 75 लाख का है मेरा मकान। गवर्नमेंट कहती हम तो इतना ही देंगे, लेना तो ले, इधर आगे चल। मुझे बताओ बच्चों मेरे पास क्या रेमेडी है, क्या रेमेडी है मेरे पास, मैं जाऊंगा कोर्ट के अंदर, मैं गया कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गया मैं, और वहां पर जाने के बाद में मेरी जो कंपनसेशन है 30 लाख से बढ़ाकर गवर्नमेंट ने 45 लाख कर दिया। देखो 75 तो नहीं किया पर 45 कर दिया। 75 भी कर सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है, 30 का 25 भी कर सकती है, वो तो कोर्ट आपको जो सही डिसीजन देगा वो देगा। तो 45 लाख रुपीज का कंपनसेशन कर दिया गवर्नमेंट ने, इसका मतलब 30 तो मुझे गवर्नमेंट दे रही है, तो बाकी कितना मुझे और मिलेगा, 15 और मिलेगा, इसे हम कहेंगे एनहेंस कंपनसेशन। क्या बोल देंगे, एनहेंस कंपनसेशन। अब ये जिस साल मिलेगा उस साल क्या होगा, ये टैक्सेबल होगा, जिस साल मिलेगा ये उस साल क्या होगा आपका, ये टैक्सेबल होता चला जाएगा। ठीक है। और बहुत बार क्या होता है, एनहेंस कंपनसेशन पे इंटरेस्ट भी मिलता है, एनहेंस कंपनसेशन का इंटरेस्ट भी मिलता है। ये जो इंटरेस्ट होगा वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की इनकम बनता है, पर इसका 50% ही टैक्सेबल होता है, बाकी 50 क्या होता है, एग्जेम्प्ट हो जाता है। तो एक बार पूरी कहानी फिर से रिवाइज करते हैं हम। कहानी है क्या कि मेरा एक मकान था, मेरे पास, जो मैंने 6-7 में बनवाया था या परचेज किया 10 लाख रुपए में। 17-18 में गवर्नमेंट ने हाईवे प्रोजेक्ट निकाला, मकान को कंपल्सरी एक्वायर कर लिया और 30 लाख का कंपनसेशन देना स्टार्ट किया। तो जब इसकी पहली किस्त मिलेगी वो दिन क्या होगा मेरे लिए, टैक्सेबल हो जाएगा, और पूरा का पूरा कंपनसेशन क्या होगा, टैक्सेबल हो जाएगा। ट्रांसफर है तो माइनस कर दो। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकले, कितने का मकान था मेरा, 10 लाख का मकान था, और अब जिस साल ये हाईवे प्रोजेक्ट आया है, गवर्नमेंट ने कंपल्सरी एक्वायर किया मेरा प्रोडक्ट, वो क्या होगा आपका, ट्रांसफर का ईयर माना जाएगा। मैंने इसको परचेज कब किया था, 2006-7 में, तो 2006-7 क्या होगा मेरा, नीचे आ जाएगा, मतलब बेस इंडेक्स हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करने पे जो भी आएगा वो यहाँ लिखेंगे हम, और ये क्या बन जाएगा आपका, कैपिटल गेन बन जाएगा। अगर मुझे एनहेंस कंपनसेशन मिलता है कोर्ट के थ्रू, तो जब मिलेगा तब वो टैक्सेबल हो जाएगा। उसका इंटरेस्ट मिलता है तो क्या होगा, 50% टैक्सेबल होगा, 50% क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा। ये कहाँ टैक्सेबल होगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर। अब इसको लिखवाना बाकी है, बाकी मैंने इसको समझा तो दिया है आपको। एक बार लिख लेते हैं, फिर एक क्वेश्चन करेंगे, फिर आपके डाउट लूंगा मैं, अभी डाउट नहीं लूंगा बच्चों में। एक बार इसको लिख लेते हैं। चलो भाई लिखना स्टार्ट कीजिए मेरे साथ इसको। देखो बच्चों, कंपनसेशन रिसीव्ड इन इंस्टॉलमेंट लिखो। अगर कंपनसेशन मुझे इंस्टॉलमेंट में मिलती है, तो इसमें दो बातें चेक की जाएगी। एक होती है इनिशियल कंपनसेशन, इनिशियल ठीक है।
ये जब आपको पहले कंपनसेशन रिसीव्ड हो जाएगी ना, पहली वाली, तब टैक्सेबल होगी। टैक्सेबल टैक्सेबल इन द ईयर in which first installment is received, that is fully taxable in first installment। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में पूरा टैक्सेबल हम कर देंगे। दूसरा है एनहेंस कंपनसेशन। वो तो बच्चों क्या था एनहेंस कंपनसेशन? मैं कोर्ट में गया, कोर्ट से मैंने रिक्वेस्ट की गवर्नमेंट से कि साहब 30 लाख कम था, ज़्यादा कीजिए, तो गवर्नमेंट बढ़ा रही है, कोर्ट बढ़ा रहा है। गवर्नमेंट तो नहीं बढ़ा रही, कोर्ट बढ़ा रहा है बेटा, उसे हम बोलते हैं एनहेंस कंपनसेशन। एनहेंस कंपनसेशन। तो ये जब जब मिलेगा तब तब टैक्सेबल हो जाएगा। इट विल बी टैक्सेबल it will be taxable जब ये रिसीव्ड होगा तब क्या होगा, टैक्सेबल हो जाएगा। एक नोट लिखेंगे अब, बहुत ही काम का नोट है बच्चों। नोट, नोट बहुत जरूरी है। एनहेंस कंपनसेशन टैक्सेबल इन द ईयर in which final order is passed by हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। कोर्ट लिख दो, हाई कोर्ट में कोर्ट। एक नोट और लिख लेते हैं, एनी इंटरेस्ट रिसीव्ड on late compensation, लेट कंपनसेशन लिखो बेटा। लेट कंपनसेशन shall be taxable under income from other sources and 50% deduction
50% डिडक्शन, ये क्या लिख दिया, इज अलाउड। इसका मतलब ये हुआ कि जो इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन होगा उसका मल्टीप्लाई 50%, ये क्या बनेगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ठीक है बच्चों, ये अदर सोर्सेज की इनकम मानी जाएगी, और ये टैक्सेबल ऑन रिसीव्ड बेसिस। रिसीव्ड बेसिस पे क्या होती है ये, टैक्सेबल। ये रिसीव्ड बेसिस पे क्या होंगी आपकी, टैक्सेबल होगी। ठीक है, ये था आपका सेकंड केस, पर इस पे क्वेश्चन तो बनता है। बिल्कुल सर, क्वेश्चन तो बनता है सर, बिना क्वेश्चन के तो ये पल्ले ही नहीं पड़ेगा। लिखो एक क्वेश्चन, एग्जाम्पल। मिस्टर ए का एक मकान था, इसकी परचेज कॉस्ट मकान की 10 लाख थी, और 18 जुलाई 2006 में इस मकान को परचेज किया। स्टेट गवर्नमेंट एज कंपल्सरी acquired such house on 1st 8 2016। compensation fixed by government, compensation fixed by government 30 lakh। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट of 5 lakh received to Mr. A on 1 नवंबर 2020 को। पहली इंस्टॉलमेंट कब मिली है, 1 नवंबर 2020 को। कैलकुलेट कैपिटल गेन मिस्टर ए not received any enhanced compensation भाई कोई
एनहेंस कंपनसेशन नहीं मिल रही इसको। मिस्टर बी रिसीव्ड enhanced compensation on 27/8/21 अमाउंटिंग 6 लाख। लो भाई, दो क्वेश्चन है हमारे। एक क्वेश्चन में तो मैंने लिखा है कि उसको एनहेंस कंपनसेशन मिलती ही नहीं, एक में लिखा है मैंने उसे एनहेंस कंपनसेशन मिल रही है, वो भी कितनी मिल रही है, 6 लाख मिल रही है। कब मिल रही है? 27 जुलाई 2021 को मिल रही है। चलो भाई चलो करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन बना तो दिया मैंने खतरनाक सा, पर इसको अब सोल्व भी तो करना पड़ेगा। मैं कौन सा कलर का पेन लूं? ब्लैक कलर नहीं, कुछ चमकने वाला कलर लेते हैं, रेड कलर। सॉल्यूशन में कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन, पहले रुको 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 रुको, पहले तो आप ये लिखो पार्ट ए, मिस्टर ए नोट रिसीव्ड एनी enhanced compensation अब बताओ बच्चों, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो और बताओ आपको जो कंपनसेशन है वो मिला कब है। नॉर्मल कंपनसेशन 30 लाख फिक्स किया ना गवर्नमेंट ने, 30 लाख फिक्स कर दिया गवर्नमेंट ने। ये 30 लाख की पहली किस्त कब मिली आपको? 2011, सॉरी 1 जनवरी, 1 नवंबर 2020 मतलब इसका मतलब है कि प्रीवियस ईयर कौन सा आपका ये 2021, इसी में तो कैपिटल गेन आएगा आपका। हाँ सर, तो लिखो कैपिटल गेन, कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन। कंप्यूटेशन ऑफ, बताओ बच्चों फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना होगा? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन तो कितना मिल गया? 30 लाख पूरा लगेगा ना भाई, मिला जरूर 5 लाख है पर टैक्स तो पूरे पे लग जाएगा। मैंने ये तो लिखा है ऊपर, देखो ऊपर लिखा है ना मैंने, अगर आपको इनिशियल कंपनसेशन मिल गया बच्चों तो क्या होगा? टैक्सेबल इन द ईयर इन विच द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड, दैट इज फुल्ली टैक्सेबल इन द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। पहले इंस्टॉलमेंट मिलते ही फुल्ली टैक्सेबल कर दोगे आप। समझ में आ रहा है ना? तो इसमें से हम लेस करेंगे ट्रांसफर एक्सपेंस, तो ये बन गया आपका नेट कंसिडरेशन। अब इसमें से लेस करेंगे हम इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। बताओ भाई मकान कितने का था? सर मकान था मेरा 10 लाख का और परचेज किया था मैंने 2006 में। ठीक है सर, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 10 लाख मल्टीप्लाई, ऊपर इंडेक्स आएगा बेटा आपका प्रीवियस ईयर का, और प्रीवियस ईयर कौन सा आपका? प्रीवियस ईयर है हमारा 2021। ये तो पता ही है कितना होता है इंडेक्स, 301 होता है इंडेक्स। और नीचे इंडेक्स कौन सा आएगा? जब आपने इस मकान को परचेज किया। तो कब परचेज किया आपने इसको? 6/7 में। तो बेटा रिया मुझे बताओ 6/7 का इंडेक्स कितना है, जल्दी बताओ देख के। 6/7 का इंडेक्स कितना है? तीसरा बेटा आप भी बताओ, इतने कौन पहले बताता है?
बताइए। चलिए आंसर आया है एक मेरे पास 112। ये 1122 है, शायद मैंने गलत बोल दिया। 122, ठीक है ठीक है, 122। तो ये होगा आपका 10 लाख मल्टीप्लाई 301 डिवाइड बाई 122। ये तो साहब बहुत अजीब सा ही आ रहा है, पर कोई बात नहीं, आ रहा है तो आ रहा है, क्या कर सकते हैं। लिखो 24,67213। तो यह आएगा आपका 532,787। अरे सॉरी 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 सॉरी, सही बोला है, गलती होगी मुझसे ही। ये गलत है ना इंडेक्स बेटा। इंडेक्स तो कौन सा आएगा जिस साल ट्रांसफर हुआ है। ट्रांसफर कब हुआ बच्चों, ये 1617 में ट्रांसफर हुआ है, तो इंडेक्स आएगा आपका 1617 का। ठीक है ना, ये गलती नहीं करनी, गड़बड़ हो गया। अब बताओ बेटा 1617 का इंडेक्स कितना है, जल्दी देख के बताओ। 1617 का इंडेक्स है बच्चों, ये रहा 1617 का 264। 264। तो यहाँ पर आएगा आपका 1617 का इंडेक्स 264। अब करो मल्टीप्लाई बेटा, 10 लाख मल्टीप्लाई 264 डिवाइड बाई 122, ये आ गया आपका 21,63,934। 934 बचेगा आपका 8,36,066। तो क्या बन गया आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। बस इतना ही तो है पहले वाले में, क्योंकि एनहेंस तो मिला नहीं। तो अब आपको एनहेंस भी मिलता है, तो पार्ट बी में आएगा आप received enhanced compensation। तो मिस्टर ए रिसीव्ड कितना मिल रहा है एनहेंस कंपनसेशन बच्चों। तो ये एनहेंस कंपनसेशन कितना हो गया, ये हो गया बच्चों 6 लाख। अब बताओ मुझे कुछ एक्स्ट्रा खर्चा करना है क्या। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नील होगी ना बेटा, क्योंकि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन सारी मैंने यहाँ माइनस कर दी ऊपर। अब तो मेरे पास बची नहीं ना कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। हाँ सर, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन याद रखना बेटा, अगर ये लॉन्ग टर्म है ना तो ये भी हमेशा लॉन्ग टर्म ही होगा। अगर आपका एनहेंस कंपनसेशन लॉन्ग टर्म है तो ये भी हमेशा लॉन्ग टर्म होगा। 6 लाख पूरा। पर ये टैक्सेबल कौन सी ईयर में होगा, जिस साल एनहेंस कंपनसेशन मिला है। बताओ किस साल मिला है ये, 2021 में, सॉरी 21-22 में। चेक करो कब मिला है, क्वेश्चन में देखोगे आप, तो ये मिला आपको 21-22 में। 21-22 में क्या होगा, ये टैक्सेबल हो जाएगा। अगर मेरे पीछे ही नज़र आ रहा है, आपको नहीं दिख रहा है, तो 1 मिनट रुकिए, मैं इसको ऊपर कर देता हूँ। ये लो बच्चों,
हाँ जी, कॉपी कर लिया सब बच्चों ने। समझ में आ गया ना सबको? कुछ पूछना है किसी को? मैंने इस पे लो भी लिखवा दिया आपको, और मैंने इस पे क्वेश्चन भी लिखवा दिएगा, ताकि कोई गड़बड़ ना हो आपसे। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। आगे अगला है केस नंबर 2 हो गए थे ना हमारे, कितने हो गए? 2 ही हुए थे ना। ये देखो ये केस 2 था, अब आएगा केस 3। केस 3। टोटल 4 ही तो केस है। तीसरा केस, सेक्शन 45 सब सेक्शन 1A, इंश्योरेंस क्लेम। ठीक है, ये आपका इंश्योरेंस क्लेम। लिखो बच्चों, कैपिटल गेन capital gain will be taxable capital gain will be taxable in the year in the year in which in which insurance claim is received। समझ में आया क्या बोला मैंने? कि अगर कोई एसेट्स आपकी डिस्ट्रॉय हो गई है किसी भी वजह से, आग लग गया, तूफान आ गया, या कुछ भी हुआ था, अर्थक्वेक आ गया, उससे आपकी एसेट्स डिस्ट्रॉय हो गई, और उसके बदले में इंश्योरेंस कंपनी आपको क्या दे रही है? क्लेम दे रही है। तो जिस साल वो एसेट आपकी डिस्ट्रॉय हुई है वो साल ट्रांसफर का मान लेंगे हम, और जब इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देगी वो दिन क्या होगा आपका? कैपिटल गेन टैक्सेबल वाला हो जाएगा। तो ये बात लिखी है मैंने, कैपिटल गेन विल बी टैक्सेबल इन द ईयर इन विच इंश्योरेंस क्लेम इज रिसीव्ड। तो जिस साल आपको इंश्योरेंस क्लेम मिला है वो साल क्या होगा आपका? बताओ ना। उसी साल क्या लगेगा? टैक्स लगेगा बच्चों। ठीक है सर, ठीक है, समझ में आई आपको ये बात? इसमें एक नोट लिखेंगे बच्चों। नोट क्या है? नोट बिल्कुल सीधी सी बात है। इफ नो क्लेम रिसीव्ड, नो कैपिटल गेन टैक्सेबल। क्लेम नहीं तो कैपिटल गेन भी नहीं, ऑब्वियस सी बात है, क्लेम मिलेगा तभी तो कैपिटल गेन होगा। हाँ सर। उसकी कंप्यूटेशन कैसे बनेगी वो बता देता हूँ आपको मैं, बहुत ही आसान है। कंप्यूटेशन इसकी कैसे बनेगी? हाँ, मेन बात तो यही है, कैसे बनेगी। सबसे पहले लिखोगे आप फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। अब ये क्या होगा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन?
तो लो कहता है कि सर अगर ये फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन अगर ये मनी में है, मनी रिसीव्ड, तो मनी क्या बन जाएगी आपकी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, और ये आपका एसेट मिला है भाई। क्या बात, कई बार क्या होता है, कई बार बच्चों क्या होता है कि कंपनी एसेट दे देती है, तो एफएमबी ऑफ सच एसेट्स क्या बन जाएगा आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। जैसे मान लो मेरी एसेट, तो मेरा कंप्यूटर जल गया, मैंने कंप्यूटर का इंश्योरेंस करवा रखा था, कंप्यूटर 50,000 का था। अगर इंश्योरेंस कंपनी ने मुझे 50,000 का क्लेम दे दिया तो 50,000 फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है। परंतु यदि इंश्योरेंस कंपनी ने मुझे कंप्यूटर ही नहीं ला के दे दिया, इस बार लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का था वो, एफएमबी कितना, 40,000, 50,000, 60,000, जितना भी एफएमबी है उसका, वो क्या बन जाएगा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। अब इसमें से हम माइनस कर देंगे ट्रांसफर एक्सपेंस, और फिर क्या माइनस होगा आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एट द केस में बी, वो इसमें से माइनस हो जाएगा बच्चों। इसमें से माइनस करेंगे हम कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट या इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, वो भी इसमें से माइनस हो जाएगा। अब जो बचेगा उसे हम क्या बोलेंगे, कैपिटल गेन। अभी लॉन्ग टर्म भी हो सकता है और शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है और ये क्या हो सकता है शॉर्ट टर्म भी हो सकता है। बताओ बच्चों, बात समझ में आई आपको ये? लिख लिया आप लोगों ने? हाँ सर लिख लिया, तो एक काम करो फिर, अब लिख लो केस नंबर 4। ये टॉपिक आज कंप्लीट करते हैं यहाँ पर। केस नंबर 4 की जगह पहले आप क्वेश्चन लिखो इसका बेटा, केस तो लिखते रहेंगे, क्वेश्चन लिखो। यहाँ लिखवा दे, तो क्वेश्चन स्पेस भी पड़ा अपने पास, छोटा सा क्वेश्चन लिखवाऊंगा बस, एग्जाम्पल। मिस्टर पी रिसीव्ड इंश्योरेंस क्लेम on 1st 8 2020 amounting 20 lakh for building destroyed by fire. Cost of acquisition of building, cost of acquisition of building 5 lakh, date of acquisition of building 1 जुलाई 2015। कैलकुलेट कैपिटल गेन, कैपिटल गेन आपको कैलकुलेट करना है। सॉल्यूशन, कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन, कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन, बताओ फुल वैल्यू ऑफ
कंसिडरेशन कितना होगा, इंश्योरेंस क्लेम होगा ना बच्चों, जितना इंश्योरेंस क्लेम मिला है वही तो होगा आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। तो इंश्योरेंस क्लेम कितना मिला है आपको, 20 लाख का, तो ये क्या बनेगा आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। ये किस साल टैक्सेबल होगा, जिस साल आपको क्या मिला है, क्लेम मिला है, मतलब प्रीवियस ईयर 2021। लेस करेंगे इसमें ट्रांसफर एक्सपेंस जो है ही नहीं, तो नेट कंसिडरेशन कितना, 20 लाख। लेस करेंगे इसमें इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, हाँ जी, कितने में मकान परचेज किया आपने, ज़्यादा बताना मेरे को, मकान कितने में परचेज किया आपने, आपने मकान परचेज किया है, ये देखो बच्चों ये वाला, ये 5 लाख में और इस डेट को परचेज किया, तो 5 लाख। अब ये डिस्ट्रॉय कब हुआ है, डिस्ट्रॉय बाय फायर, डिस्ट्रॉय वाला ईयर लिखता हूं ना मैं, मान लो इसी दिन हुआ है, अगर डिस्ट्रॉय वाला ईयर होता तो बेटा ऊपर डिस्ट्रॉय का ईयर आता, तो डिस्ट्रॉय मैं सेम ईयर मान रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो ऊपर आएगा 301 आपका इंडेक्स, और नीचे आएगा 1516 का इंडेक्स। जल्दी बताओ बेटा रिया, 1516 का इंडेक्स कितना होगा, ये रहा 1516 का इंडेक्स, ये रहा 1516 264। अब हमें बुक के भी क्वेश्चन करने हैं बहुत सारे, 254। तो बताओ बेटा ये कितना आएगा, कैलकुलेट करके बताओ, किशा कैलकुलेट करो इसको, स्पर्श शर्मा, क्या ये 5,92,519 आ रहा है क्या, बिल्कुल सही जवाब आपका सबका। तो बताइए कैपिटल गेन कितना आएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा आपका, माइनस कर दीजिए इसमें 20 लाख, 14,748,1। तो इस पे छोटा सा क्वेश्चन, तो हमने तीन, एक और रह गया हमारा कैपिटल गेन, जिस साल आपने ट्रांसफर किया उस साल कैपिटल गेन इंडेक्स नहीं लगेगा, उसमें एक पॉइंट और बचा हुआ, बाकी सारे पॉइंट हमने कवर कर लिए। पहला पॉइंट क्या था हमारा, पहला पॉइंट था कि स्टॉक इन ट्रेड को आपने बिजनेस में कन्वर्ट कर लिया है, तो जिस साल आपने स्टॉक इन ट्रेड को बेचा है, सॉरी कैपिटल एसेट्स को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट किया और उसके बाद में स्टॉक इन ट्रेड को आपने बेचा है, तो जिस साल आपने स्टॉक इन ट्रेड को बेचा है उस साल कैपिटल गेन लगेगा, पर टैक्स कैपिटल गेन कैलकुलेट कौन सा मानोगे आप, डेट ऑफ ट्रांसफर कौन सा होगा, जिस साल का आपका एसेट है, ठीक है। फिर पॉइंट नंबर 2 के अंदर हमने देखा कि अगर गवर्नमेंट आपकी प्रॉपर्टी को कंपल्सरी एक्वायर कर लेती है तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस के अंदर जो भी आपका कैपिटल गेन होगा वो कैसे निकालेंगे हम, जब प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ने कंपल्सरी एक्वायर कर लिया, तो जिस साल आपने प्रॉपर्टी आपकी एक्वायर हुई है वो ट्रांसफर का ईयर होगा, जितना कंपनसेशन गवर्नमेंट आपका फिक्स करेगी वो आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माना जाएगा। हाँ, पर ये टैक्सेबल कब होगा, जब आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिल जाएगी। अगर आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट नहीं मिल रही है, इंस्टॉलमेंट मिले ही नहीं या फर्स्ट नहीं मिले आपको, तो अलग बात है। अगर एक भी मिल गई, चाहे वो 2 लाख मिले, 2 लाख 10 लाख मिले या पूरा 30 लाख मिले, उस साल पूरा कैपिटल गेन टैक्सेबल हो जाएगा। अगर आपका एनहेंस कंपनसेशन है तो वो भी क्या होगा, आपको टैक्सेबल हो जाएगा जिस साल आपको मिला है, और एनहेंस कंपनी के सामने आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नील आती है आपकी। ट्रांसफर के एक्सपेंस हो सकते हैं बेटा एनहेंस कंपनसेशन में, याद रखना एग्जामिनर आपको फंसा सकता है। ट्रांसफर के एक्सपेंस मतलब जैसे लिटिगेशन के खर्चे हो गए, एडवोकेट वगैरह के जो एक्सपेंडिचर होते हैं ना, वो उसमें आ सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ तक हमने कर लिया, कल केस नंबर 4 देखेंगे हम। तो आज के लिए क्लास यहीं तक रोकता हूँ मैं, ठीक है बच्चों, बाय।